नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडीज राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रीवियस पेपर 2018 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक खास बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूँगा कि मेरे चैनल पर 2016 से लेकर के 19 तक के सारे प्रीवियस पेपर हल कराए जा चुके हैं। तो जो लोग अभी तक मेरे वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डीएलएड थर्ड सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर के प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, तो वहां से आप लोग मेरे वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं 2018 का पहला क्वेश्चन। देखिए, जो शुरुआत के 5 क्वेश्चन होते हैं वो बहुविकल्पीय क्वेश्चन होते हैं। तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन का देखिए, जो पहला प्रश्न है वो एक्स की पावर -6 भागे एक्स की पावर -7 का मान होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर भाग में ये पद दिए हुए हैं और देखिए इनका बेस जो है वो समान है। तो जब बेस समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं और भाग में घातें घट जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए भाग में ये पद दिए हुए हैं तो ये घातें जो हैं वो आपस में घट जाएंगी। तो यहाँ पर एक्स की पावर -6 भागे एक्स की पावर -7 दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए माइनस का 6 हो जाएगा और फिर माइनस का यहाँ पर हो जाएगा। देखिए माइनस यहाँ पर भी लगेगा और फिर देखिए माइनस का 7 है तो यहाँ पर भी ब्रैकेट के अंदर माइनस का 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक्स की पावर -6 हो जाएगा और माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस का 7 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 7 में से 6 घट जाएगा तो यहाँ पर एक्स की पावर +1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि जहाँ पर ऑप्शन में जो है एक्स की पावर +1 लिखा होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए x² -4 अपान x + 2 का होल स्क्वायर का न्यूनतम रूप होगा, यानी कि इसका न्यूनतम रूप हमको लिखना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए दिया हुआ है x² -4 अपान x + 2 का होल स्क्वायर, इस तरीके से दिया हुआ। तो यहाँ पर देखिए हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, x² - 2 का स्क्वायर और बटे हमारा हो जाएगा देखिए x + 2 और देखिए 2 बार दिया हुआ तो इसको हम x + 2 2 बार लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये a² - b² का फार्मूला बन रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं x + 2 और इस तरीके से एक ब्रैकेट में x - 2 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर नीचे देखिए x + 2 दिया हुआ है 2 बार तो यहाँ पर x + 2 2 बार लिख लेंगे। और अब यहाँ से देखिए x + 2 एक बार कट जाएगा तो ऊपर बचेगा x - 2 और नीचे बचेगा x + 2। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। यदि एक घन की कोर 4 सेंटीमीटर हो तो उस घन के कोरों की संख्या होगी। यहाँ पर देखिए घन की कोर की जो लंबाई है वो यहाँ पर दी हुई है, यानी कि एक घन के एक कोर की नाप दी हुई है और पूछा गया है कि घन के कोरों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए घन जो है वो इस तरीके से बनता है देखिए, और इसमें कोरे पूछी गई तो मान लीजिए कोरे उसकी हम बना रहे हैं और साथ में गिनती कर रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, इस तरीके से देखिए 12 कोरें होती हैं। लेकिन यहाँ पर जो नाप दी गई है वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दी गई है। इस नाप का इसमें कोई मतलब नहीं है। चाहे 2 सेंटीमीटर की कोर हो और चाहे 50 सेंटीमीटर की कोर हो, उस घन में कोरों की संख्या हमेशा जो है वो 12 ही रहेगी, क्योंकि जो घन हो चाहे घनाभ हो, दोनों में जो कोरों की संख्या होती है वो हमेशा जो है 12 ही रहती है। और जो फलक होते हैं वो हमेशा 6 रहते हैं और जो कोने होते हैं ये इस तरीके से इनको शीर्ष भी बोलते हैं, तो ये जो है ये 8 होते हैं। तो इस प्रकार से इनको चेंज नहीं किया जा सकता, यानी कि घन और घनाभ में शीर्षों की संख्या हमेशा 8 रहेगी, फलकों की संख्या हमेशा 6 रहेगी और जो कोरें हैं वो हमेशा 12 रहेंगी। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। यहाँ पर देखिए कोर की जो लंबाई दी हुई है वो बिना मतलब को दी हुई है, इसका कोई मतलब यहाँ पर नहीं है, सिर्फ जो है यहाँ पर कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया गया है। तो देखिए
यहाँ पर जो है कोरों की संख्या पूछी गई है, तो यहाँ कोरों की संख्या हो जाएगी 12 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है log 169 बेस में 13 दिया हुआ है का मान होगा, यानी कि इसका मान हमको निकालना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए log 169 बेस में 13 है का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए ये 13 तेरहियम 169 होता है, यानी कि 13 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस तरीके से 13 का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और जब 13 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं तो ये देखिए ये स्क्वायर जो है वो ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो एक घात यहाँ पर 2 लगा हुआ है ये आगे आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 और log यहाँ पर हो जाएगा 13 और यहाँ पर बेस में भी 13 हो जाएगा। और जिस संख्या का जो है log लेना हो, यानी कि जिस संख्या का लघुगणक ज्ञात करना हो, अगर बेस में भी वही संख्या हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर 2 गुणे 1 हो जाएगा, यानी कि इतने का मान हमारा 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा, यानी कि 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान होता है। तो देखिए अर्धवृत्त का मतलब जैसे यहाँ पर देखिए ये व्यास इस तरीके से खींच दिया जाए, देखिए ये यहाँ पर ये व्यास हो जाएगा। तो अगर व्यास इस तरीके से खींच दिया जाए तो इस व्यास के द्वारा जो ये कोण बनेगा, यहाँ पर देखिए ये कोण जो बनेगा ये क्या होगा, ये समकोण होगा। इसके लिए स्पेशली एक प्रमेय है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, या तो इसको दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि जो है व्यास पर बना कोण समकोण होता है, यानी कि चाहे इस तरीके से कोण बने और चाहे इस तरीके से नीचे कोण बने, दोनों का मान क्या होगा, समकोण होगा। यानी कि ये जो कोण होगा ये कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार से अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कहा गया है। तो अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा 90 डिग्री। इस तरीके से 90 डिग्री लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन में 90 डिग्री ना दिया हो, समकोण दिया हो, तो समकोण भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो समकोण वाला है वो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। यदि 5 की पावर 3 बराबर 125 हो तो इसका लघुगणक रूप ज्ञात कीजिए। यानी कि 5 की पावर 3 बराबर 125 है, इसको क्या करना है, लघुगणक रूप में लिखना है। तो देखिए इसको कैसे हम लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बेस में दिया हुआ है 5, तो यहाँ पर देखिए log लिखेंगे और बेस में 5 दिया हुआ तो यहाँ भी बेस में 5 ही रखेंगे। और जो संख्या आगे यहाँ पर है, यानी कि जो यहाँ पर लास्ट में संख्या उसको आगे ले आएंगे और जो यहाँ पर पावर में संख्या उसको बराबर के उस पार ले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए log बेस में 5 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 125 और बराबर हो जाएगा बराबर में 3। तो इसको लघुगणक के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये देखिए थ्योरेटिकल क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन एक जरूर आता है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग तैयार रखना, यानी कि इसमें लैंग्वेज लिखनी पड़ती है। और जिन लोगों की मैथ कमज़ोर है तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चन आसान होते हैं, क्योंकि देखिए जब सवाल आप नहीं लगा सकते हो तो कम से कम जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन हैं वो तो आप याद कर लीजिए और इनको आसानी से आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए रेखांकित एवं बियरर चेक में अंतर स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए रेखांकित चेक क्या होती है, जब चेक के बाएं कोने पर 2 तिरछी समांतर रेखाएं खींचकर उनके मध्य यहाँ पर देखिए एंड और को इस तरीके से अगर लिख दिया जाता है CO, तथा यहाँ पर इस तरीके से अकाउंट पे ओनली लिख देते हैं, तो ऐसे चेक को रेखांकित चेक कहते हैं। और देखिए जब अकाउंट पे ओनली लिखे चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है, यानी कि अगर इस तरीके से अकाउंट पे ओनली लिखा हो तो क्या होता है कि चेक का भुगतान चेक धारक अपने खाते में ही जमा करके प्राप्त कर सकता है। किंतु यदि एंड को इस तरीके से लिखा हो तो एंड को वाला क्रॉस चेक दूसरे के चालू खाते में भी जमा करके उस पर लिखी धनराशि प्राप्त की जा सकती है। तो ये होती है रेखांकित चेक। और फिर देखते हैं बियरर चेक क्या होती है। तो देखिए बियरर चेक
देखिए इसको वाहक चेक या धारक चेक भी कहते हैं। और यह चेक जिसके नाम होता है वह स्वयं अथवा किसी वाहक के द्वारा उस पर लिखित धनराशि को बैंक से प्राप्त कर सकता है। सिर्फ क्या होना चाहिए कि चेक पर खातेदार का हस्ताक्षर आवश्यक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 8x व 18 समानुपात में हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 8x और 18 समानुपात में अगर हों तो हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए 8 और फिर दिया हुआ है x समानुपात में दिए हुए हैं x अनुपात 18। तो यहाँ पर देखिए इसकी कंडीशन होती है समानुपात की कि मध्य पदों का गुणनफल जो होता है वो बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखिए मध्य पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, x गुणे x करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 18 गुणे 8 करेंगे तो 18 अट्ठे 144 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से x स्क्वायर बराबर 144 आ जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए जो स्क्वायर है इसका ये अगर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट 144 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल 12 हो जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमको ज्ञात करनी थी, तो x की वैल्यू हमारी 12 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समुच्चय ए। यहाँ पर देखिए समुच्चय ए के अवयव दिए हुए हैं 2, 3, 5, और समुच्चय बी के अवयव दिए हैं 5, 7, 3 हों तो a माइनस बी को ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए a दिया हुआ है कितना 2, 3 और 5, और b दिया हुआ है देखिए 5, 7 और 3, और फिर हमको a माइनस बी ज्ञात करना है। तो देखिए हम देखेंगे कि b के कौन कौन से अवयव a में शामिल हैं, उनको काट देंगे, फिर जो a के अवयव शेष बचेंगे वही a माइनस बी के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 इसमें है, इसमें भी है, तो इसको हम काट देंगे, यानी कि ये 5 इसमें से घट जाएगा। और फिर 7 देखिए इसमें है, इसमें नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं। फिर 3 इसमें है और इसमें भी है, तो यानी कि यहाँ पर 5 और 3 ये दो पद कट जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ जो है 2 बचेगा, क्योंकि 2 इसमें नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 2 ही a माइनस बी का अवयव हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। यानी कि यहाँ पर वृत्त की कोई त्रिज्या नहीं दी गई है, तो आप किसी भी नाप का वृत्त बना सकते हैं, और उस वृत्त पर एक बिंदु लेना है और उस बिंदु पर जो है स्पर्श रेखा खींचना है। यही यहाँ पर करना है। देखिए कहा गया है कि एक वृत्त पर दिए हुए बिंदु से स्पर्श रेखा खींचिए। तो यहाँ पर देखिए हम मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु P इस तरीके से ले लेते हैं, और इसी पर हमको स्पर्श रेखा खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए किसी भी नाप का इस तरीके से वृत्त के अंदर एक जो है त्रिभुज बना लेंगे। देखिए इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेंगे, और फिर हमको करना क्या है कि जो ये कोण है इस कोण के बराबर यहाँ पर हमको कोण बना लेना है, और फिर कोण बनाती हुई जो है वृत्त की स्पर्श रेखा खींच देना है। तो यहाँ पर देखिए इसके बराबर जो है कोण हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से एक चाप ऐसे लगाएंगे। देखिए इस तरीके से ऐसे एक चाप लगाएंगे, और इसी तरीके से यहाँ पर देखिए प्रकार की नोक रख करके, और दूरी घटने बढ़ने ना पाए, इधर भी एक चाप इस तरीके से लगा लेंगे। देखिए इस तरीके से एक चाप इधर भी लगा लेंगे, और फिर जो है यहाँ पर देखिए ये दूरी हम फिर नाप लेंगे। देखिए जो चाप दो बिंदुओं पर मिल रहा है, यानी कि दोनों रेखाओं को एक दूसरे पर जहाँ पर काट रहा है इस तरीके से वो दूरी ले लेंगे, और फिर जो है यहाँ से प्रकार की नोक रख करके इस तरीके से इसको काट लेंगे। तो देखिए इसी के बराबर ये कोण बन जाएगा। और फिर जो है इसको हम क्या करेंगे, P बिंदु को ये जहाँ पर चाप एक दूसरे को काट रहे हैं इस तरीके से मिलाती हुई रेखा खींच देंगे। तो यही हमारी वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है
इस चित्र को बनाना है। यानी कि इस प्रकार के चित्र को बनाने के लिए हमको ध्यान ये रखना है कि जो ये कोण है, ये कोण इस कोण के बराबर होना चाहिए। बस, बाकी यहाँ पर देखिए और चित्र की कोई नाप नहीं दी गई है। और देखिए इनका हम जो है नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर इसको हम P मान लेंगे और ये PQR हो जाएगा, और इसको मान लेते हैं, मान लीजिए S हो जाएगा ये, और ये T हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वृत्त की स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए -12/7 गुणे -14/27, और फिर माइनस है, और फिर दूसरे ब्रैकेट में देखिए -8/45 गुणे 9/16 को सरल कीजिए। यानी कि इसको सरल करना है। तो देखिए इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए -12/7 दिया हुआ है, गुणे -14/27 दिया हुआ है, और फिर बीच में माइनस है, और यहाँ पर दिया हुआ -8/45, और फिर गुणे 9/16 दिया हुआ है। तो इनको सबसे पहले हम अलग अलग सरल कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 7 से सबसे पहले 14 को काटेंगे, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर देखिए 3 नवा 27 हो जाएगा। और फिर देखिए इसको हम काट लेंगे, देखिए डायरेक्ट 8 से, 8 एकम 8 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 1, और फिर यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, और यहाँ पर 9 एकम 9 हो जाएगा, और 9 पछे 45 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब जो बच रहा है उसको हम नीचे लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो है इसको 3 से काटे थे, 3 चौक 12 हो गया था, यानी कि यहाँ पर माइनस का 4 बचा, और फिर यहाँ पर जो है माइनस का 2 बचा गुणे में, और फिर बटे में यहाँ पर देखिए 1 बचा, और यहाँ पर 9 बचा, और फिर माइनस यहाँ पर देखिए जो है माइनस का 1 बचा, और फिर यहाँ पर गुणे में ऊपर 1 बचा, और नीचे देखिए 5 बचा, और यहाँ पर 2 बचा। अब इनका गुणा करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, और 4 दूना 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8/9 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और फिर देखिए 1 1 का गुणा होगा, और माइनस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा, और जब ये माइनस बाहर आएगा तो प्लस का जो है प्लस का 1 हो जाएगा, और फिर बटे यहाँ पर 5 दूना 10 हो जाएगा। अब हम ले लेंगे एलसीएम। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम हो जाएगा 90, और फिर देखिए 10 का गुणा 8 में करेंगे तो 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, और फिर देखिए 9 का गुणा 1 में करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 80 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 89 हो जाएगा, और बटे नीचे 90 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 89/90 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और देखिए लघुत्तरीय प्रश्न अब शुरू हो गए हैं, और अभी तक जो चल रहे थे वो अति लघुत्तरीय प्रश्न थे। तो यहाँ पर देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखिए, यह भी बताइए कि प्रयुक्त प्रतीक किन अर्थों में है। तो यहाँ पर देखिए चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करने का प्रतीकात्मक सूत्र लिखना है। तो देखिए ये सूत्र होता है A बराबर P और 1 प्लस R/100 इस तरीके से ये होता है मिश्रधन का फार्मूला। और यहाँ पर देखिए इनको जो है किन अर्थों में जाना जाता है या किसको क्या कहा जाता है ये यहाँ पर जान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले A क्या है, तो A देखिए है मिश्रधन। A क्या है, मिश्रधन है, इसको इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं, अमाउंट। और फिर देखिए R दिया हुआ है तो R हो जाएगा रेट, जिसको हिंदी में बोलते हैं दर। और फिर देखिए क्या है, P है, यहाँ पर देखिए P छूट गया है, P क्या हो जाएगा, तो P हो जाएगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इसको मूलधन बोलते हैं, मूलधन। और फिर देखिए R हो चुका है और T यहाँ पर दिया हुआ है तो T देखिए हो जाएगा T फॉर टाइम, यानी कि हिंदी में इसको समय बोलते हैं।
तो इस प्रकार से ये फार्मूला हमारा हो जाएगा A बराबर P1+R/100 की पावर T। तो ये हो जाएगा A बराबर अमाउंट हो जाएगा, R फॉर रेट हो जाएगा, P फॉर प्रिंसिपल और T फॉर टाइम हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 माइनस 5x माइनस एक्स स्क्वायर का गुणनफल ज्ञात कीजिए, का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 14 माइनस 5x और माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर के गुणे में कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 14 के गुणनखंड करके और जो है 5 के बराबर हमको जोड़ घटा करके लाना है उनके गुणनखंड से। तो यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 होता है, यानी कि 14 के गुणनखंड करेंगे तो 7 दूनी 14 आएगा और 7 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। तो उसी तरीके से इसको तोड़ लेते हैं। 14 माइनस 5 को हमको तोड़ना है तो 7 माइनस 2 कर देंगे और गुणे में x है तो x कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 14 और माइनस का ये जो माइनस है इसको अंदर भेज देंगे और इस x का भी इसमें गुणा कर लेंगे तो -7x हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा और प्लस का 2x हो जाएगा और माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब दो दो के जोड़े बना करके हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। अब इसमें से देखिए कॉमन हम ले सकते हैं 7, तो यहाँ से बचेगा हमारा 7 दूनी 14 यानी कि 2 बचेगा और माइनस का x बचेगा और यहाँ से देखिए हम कॉमन ले सकते हैं प्लस का 2। तो यहाँ से देखिए प्लस का जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से देखिए क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से बचेगा हमारा देखिए x और माइनस का बचेगा यहाँ पर x। सारी यहाँ पर देखिए 2 कॉमन ले लिए हैं, 2 कॉमन नहीं क्योंकि 2 देखिए इसमें नहीं, यहाँ पर x कॉमन होगा तो यहाँ पर देखिए x कॉमन लेंगे तो यहाँ से क्या बचेगा देखिए, तो यहाँ से 2 बच जाएगा और यहाँ पर देखिए x कॉमन हम ले चुके हैं तो यहाँ से एक x बच जाएगा यानी कि 2 माइनस x हो जाएगा। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, तो इन दोनों में देखिए 2 माइनस एक्स कॉमन मिल रहा है और यहाँ से देखिए बच रहा है 7 तो 7 लिख लेंगे और यहाँ से बच रहा है प्लस का x तो यहाँ से प्लस का x ले लेंगे। तो इस प्रकार से 2 माइनस एक्स और 7 प्लस एक्स यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि किसी वृत्त के केंद्र से, ये मान लीजिए यहाँ पर देखिए वृत्त का केंद्र है और कहा गया है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए इस तरीके से 5 सेंटीमीटर की दूरी कर दी जाए और फिर कहा गया है 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। मान लीजिए यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की दूरी दी गई है और जो है यहाँ पर जीवा दी गई है और इस जीवा की जो लंबाई है वो कितनी है, 24 सेंटीमीटर है। और फिर कहा गया है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो देखिए ये मान लीजिए केंद्र है और अगर इधर हम 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, अगर हम इस तरीके से इसको 12 सेंटीमीटर कर लें, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई जीवा हो तो उस जीवा की हमको क्या करना है कि लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि ये जीवा हमको निकालनी है कि ये जीवा जो है वो कितनी होगी। यहाँ पर कहा गया है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इस तरीके से भी हल कर सकते हैं और एक दूसरा तरीका है उस तरीके से भी हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है इसका सिंपल सा तरीका है कि एक तरफ दूरी लिख लें और एक तरफ जीवा लिख लें। यहाँ पर देखिए जब केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो कम होगी तो जीवा की लंबाई ज़्यादा होगी और जब केंद्र से जीवा की दूरी जो है वो अधिक होगी तो जीवा की लंबाई कम होगी। यानी कि दोनों में, यानी कि जो केंद्र से दूरी है और जो जीवा की लंबाई है, इन दोनों में क्या है, प्रतिलोम समानुपात है। तो इसलिए इनको जो है इस तरीके से लिख लेंगे, एक तरफ दूरी और एक तरफ जीवा। तो यहाँ पर देखिए दूरी जो है पहले दी गई है, देखिए 5 सेंटीमीटर, केंद्र से दूरी 5 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है तो 5 लिख लेंगे और जीवा की लंबाई दी गई है
24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे। और फिर जो है कहा गया है कि उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हो, तो यहाँ पर दूरी 12 सेंटीमीटर दी है और जो है जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करना, तो इसको हम x मान लेंगे। और जब ये प्रतिलोम समानुपात में है तो देखिए एक तीर जो है नीचे की तरफ लगेगी और एक तीर ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि देखिए इन दोनों में प्रतिलोम समानुपात है। तो यहाँ पर देखिए हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं 5/12 और बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5/12 लिखें, इसको हम उल्टा करके लिख देंगे तो यहाँ पर x/24 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम जो है x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 12x बराबर देखिए 5×24 और फिर यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 5×24/12 हो जाएगा। अब 12 से इसको सरल करेंगे तो 12 दूना 24 हो जाएगा और 5 का 2 से गुणा होगा तो 5 दूना 10 हो जाएगा, यानी कि 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से बहुत ही आसानी से इसको हल कर सकते हैं। और देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका इसको करने का ये है, आप लोग ऐसे मौखिक ही समझ लीजिए कि जैसे यहाँ पर देखिए ये जो जीवा है ये 24 सेंटीमीटर दी हुई है और केंद्र से इसकी दूरी जो है वो 5 सेंटीमीटर दी गई है, यानी कि हमको ये दूरी पता है। और देखिए केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर ये परमेय लगा देंगे, तो यहाँ पर ये दूरी हमको पता ही है और यहाँ पर देखिए ये इतनी निकल आएगी, यानी कि इसको हम 24 का आधा कर देंगे तो ये हो जाएगी 12। और जब ये 12 हो जाएगी ये 5 हो जाएगी, तो इसको देखिए ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसकी जो है हम निकाल सकते हैं लंबाई, यानी कि जो त्रिज्या है वृत्त की वो निकल आएगी। ये 5 है ये 12 है, तो ये जो है पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगी। और जब ये पाइथागोरस प्रमेय से निकल आएगी तो हम यहाँ पर जो ये जो है देखिए त्रिज्या खींचेंगे ये भी निकल आएगी। तो यहाँ पर देखिए ये त्रिज्या और ये त्रिज्या, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या इसलिए बराबर हो जाएंगी, तो जब हम ये निकाल लेंगे तो हमारी इसके बराबर ये भी हो जाएगी। और देखिए यहाँ पर ये 12 दिया हुआ है, यानी कि केंद्र से जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर दी हुई है और ये त्रिज्या जो है वो यहाँ से निकल आएगी। और फिर देखिए हमको जो है ये जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो हम यहाँ से देखिए पाइथागोरस प्रमेय से इतनी जीवा निकाल लेंगे, यानी कि जीवा जो आधी है यहाँ पर ये निकाल लेंगे और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये जीवा की आधी लंबाई होगी और इसका जब 2 गुना कर देंगे तो ये पूरी निकल आएगी। तो इस प्रकार से इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, हालांकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको अगर पता है तो आप आसानी से कर सकते हैं और इस तरीके से बहुत ही सरल तरीके से ये क्वेश्चन हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को बराबर सटाकर रखने से प्राप्त घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के दो घनों को, यहाँ पर ये जो घन है ये 10-10 सेंटीमीटर की भुजा वाले हैं, तो यानी कि ये 10 सेंटीमीटर की ये भुजा हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर की ये भुजा हो जाएगी और 10 सेंटीमीटर की ये भुजा भी हो जाएगी। और यहाँ पर देखिए ये दूसरा घन जो है वो सटा करके रखा गया है, तो यहाँ पर इसकी जो ये भुजा होगी ये भी 10 सेंटीमीटर होगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं घन की एक भुजा बराबर, घन की एक भुजा बराबर कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। और फिर देखिए घनाभ यहाँ पर लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब दो जो है घन सटा करके इस तरीके से रख लेंगे तो ये एक घनाभ के तरीके का जो है आकृति बन जाएगी। तो घनाभ अगर यहाँ पर लिखें घनाभ की लंबाई बराबर, घनाभ की लंबाई बराबर, तो देखिए घनाभ की लंबाई यानी कि दो घन आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ पर 10 + 10 हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर घनाभ की लंबाई हो जाएगी। और फिर देखिए घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी, तो देखिए घनाभ की जो चौड़ाई है
और जो घनाभ की ऊंचाई है वो जितनी घन की है उतनी ही इसकी भी रहेगी, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ दो घन सटा करके रखे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ इनकी जो है लंबाई में परिवर्तन आएगा, क्योंकि दो घन सटा करके रखे जाएंगे तो इनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर हो जाएगी, बाकी ऊंचाई उतनी ही रहेगी और चौड़ाई भी उतनी ही रहेगी। तो यहाँ पर घनाभ की लंबाई 20 सेंटीमीटर लिख लिए हैं। घनाभ की चौड़ाई कितनी हो जाएगी? तो घनाभ की चौड़ाई हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और जो है घनाभ की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो वो भी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर। घनाभ की ऊंचाई बराबर 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का हम यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला होता है, देखिए घनाभ के संपूर्ण, घनाभ यक्का यहाँ पर लिख लीजिए, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ बराबर हो जाएगा, देखिए ब्रैकेट के बाहर हम कर लेंगे 2 और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा L इंटू बी और प्लस B इंटू हो जाएगा H और फिर प्लस H इंटू L। इस तरीके से इसको लिख लेंगे। और फिर यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा, L का मतलब यहाँ पर हो जाएगा लंबाई, तो देखिए लंबाई है 20 और फिर गुणे चौड़ाई, चौड़ाई 10 है, और फिर प्लस यहाँ पर देखिए चौड़ाई कितनी है 10 है, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे, और फिर गुणे ऊंचाई कितनी है तो 10 है, यहाँ पर 10 लिख लेंगे, और फिर ऊंचाई कितनी है 10 है तो 10 लिख लेंगे, और फिर लंबाई 20 है तो यहाँ पर 20 लिख लेंगे। अब इन सभी का गुणा करके जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 20 का 10 में गुणा करेंगे तो 20 दहम्मा 200 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर 10 का 10 में गुणा करेंगे तो 10 दहम्मा 100 हो जाएगा, और फिर प्लस यहाँ पर 10 में 20 का गुणा करेंगे तो 10 दूना, यहाँ पर देखिए 10 दूना 20 हो जाएगा, और एक जीरो और बढ़ा देंगे तो 200 हो जाएगा। अब इन सभी को जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे, तो देखिए 2 2 4 1 5 यानी कि 500 हो जाएगा, और 500 का 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 यानी कि 1000 हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से 1000 जो है वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना था तो इसको हम वर्ग सेंटीमीटर में लिखेंगे। तो 1000 वर्ग सेंटीमीटर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की दर से 2500 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। 6% वार्षिक दर से ब्याज तथा मिश्र धन ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए P दिया हुआ है, यानी कि मूलधन हमारा दिया हुआ है 2500 रुपये, तो उसको लिख लेते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर जो है समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ है देखिए 2 वर्ष 6 माह, यानी कि 2 वर्ष 6 माह का मतलब हम इसको लिख सकते हैं, देखिए जो है 2.5 वर्ष, यानी कि 2 सही 1/2 वर्ष कह सकते हैं इसको। और जो है अगर पॉइंट में हम लिखना चाहें तो 2.5 वर्ष भी इसको लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा समय हो जाएगा, और जो दर है वो दी हुई है 6%। तो यहाँ पर देखिए जो है मूलधन दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, दर दी हुई है, और हमको क्या करना है साधारण ब्याज जो है निकालना है, और साधारण ब्याज निकाल करके जो है मिश्र धन भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए जो है हम साधारण ब्याज का सीधे से फार्मूला लगा देंगे। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा P गुणे R गुणे T बटे 100। अब यहाँ पर देखिए P कितना दिया हुआ है 2500, और फिर गुणे देखिए R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है 6%, और फिर गुणे देखिए समय दिया हुआ है 2.5 वर्ष, और फिर यहाँ पर बटे हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, और फिर यहाँ पर देखिए 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 25 का 25 से गुणा करेंगे तो 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 625 लिख लेंगे, और फिर एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो इसलिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, और फिर गुणे यहाँ पर हो जाएगा 6, और फिर 6 से इसका गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30, 30 का 0 हो जाएगा, और फिर 6 का 6 6 दून 12 हो जाएगा, और 12 3
15, 15 का 5 हो जाएगा, और फिर देखिए 6 छाक 36 और 1 37 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कि यहाँ पर 375 रुपया हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा। अब देखिए हमको निकालना है मिश्र धन, तो यहाँ पर मिश्र धन का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो इस तरीके से यहाँ पर एक फार्मूला लिख देंगे, मिश्र धन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो यहाँ पर देखिए मूलधन कितना दिया हुआ है, 2500 रुपया दिया हुआ है, और फिर ब्याज देखिए हम निकाले हैं, ब्याज कितना निकला है 375 रुपये। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, तो देखिए जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 7 5 3 8, और फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, यानी कि 2875 रुपया हमारा आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2875 रुपया ही आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पद दिए हुए हैं 5 और फिर 15 दिया हुआ है, 25, 35 और 45, और फिर बारंबारता दी हुई है 6, 4, 3, और फिर के दिया हुआ और फिर 2, और हमको क्या करना है कि के का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम पद जो है वो इस तरीके से लिख लेंगे, इनको हम x मान लेंगे और ये इसकी बारंबारता हो जाएगी। तो देखिए बारंबारता हम इधर लिख लेंगे और इसको हम f मान लेंगे, और यहाँ पर देखिए हम f इंटू एक्स निकाल लेंगे। तो देखिए f इंटू एक्स यानी कि इन दोनों का हमको गुणा करना है, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा यहाँ पर, और फिर देखिए 15 का 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 15 चौको 60 हो जाएगा, और फिर देखिए 25 तिहाई 75 हो जाएगा, और फिर देखिए 35 का के से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 35 के हो जाएगा, और फिर देखिए 45 का 2 से गुणा करेंगे तो 45 दूना 90 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स ज्ञात कर लेंगे, यानी कि इन सभी का योग ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर 35 के जो है 35 के ही रहेगा, यानी कि इसको हम किसी में जोड़ नहीं सकते हैं, और इन संख्याओं को बाकी संख्याओं को जो है जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 30 और 60 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, और 90 में 75 जोड़ेंगे तो 165 हो जाएगा, और 165 में 90 जोड़ेंगे तो 255 हो जाएगा, यानी कि 255 इस तरीके से 255 प्लस 35 के इसको लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से ये सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम सिग्मा एफ ज्ञात कर लेते हैं, यानी कि इनका भी योग ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए 6 4 10 हो जाएगा, और 10 3 13 हो जाएगा, और 13 2 15 हो जाएगा, यानी कि 15 प्लस के सिग्मा एफ निकल आएगा। अब हमको समांतर माध्य ज्ञात करना है, तो सीधे से हम समांतर माध्य का फार्मूला लगा देते हैं। समांतर माध्य बराबर, तो देखिए समांतर माध्य का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। तो यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ एक्स है देखिए 255 और प्लस 35 के, और बटे सिग्मा एफ हो जाएगा जो है 15 प्लस के। और फिर देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है समांतर माध्य दिया हुआ है 21.5, तो यहाँ पर समांतर माध्य की जगह पर 21.5 लिख लेंगे। अब यहाँ पर बटे में 1 कर लेंगे और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 21.5 और ब्रैकेट में हो जाएगा 15 प्लस के, और बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 के। और जब इसका देखिए गुणा करेंगे तो यहाँ पर 15 पछे 75, 75 का 5 हो जाएगा, और फिर 15 एकम 15, और 15 और 7 22, 22 का 2 हो जाएगा, और फिर 15 दूना 30 हो जाएगा, 30 2 32 हो जाएगा। अब एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, और फिर जब इसका गुणा के में करेंगे तो यहाँ पर प्लस का हो जाएगा 21.5 के, और बराबर हो जाएगा 255 प्लस 35 के। अब जो है के वाले पद एक तरफ कर लेंगे और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 35 के माइनस देखिए 21.5 के,
और बराबर यहाँ पर देखिए 35 को हम इधर ही रखें, इसको इधर पक्षांतर किए और यहाँ पर देखिए 322.5 हो जाएगा और इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 255 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 35 में से 21.5 को हमको घटाना है, तो 35 में से जो है 21.5 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 13.5 के। और फिर जो है यहाँ पर देखिए हमको 322.5 में से 255 को घटाना है, तो ये हमारा आ जाएगा 67.5। इसको आप लोग घटा करके देख भी सकते हैं। अब यहाँ पर के बराबर हमको निकालना है, यानी कि के की वैल्यू निकालनी है, तो 67.5 बटे कर देंगे 13.5 और इनका जब भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा 5, यानी कि के की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। देखिए कहा गया है कि चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है, फिर कोण ओ बी सी बराबर 15 डिग्री दिया हुआ है, तो कोण बी ए सी तथा बी ई सी ज्ञात कीजिए। यानी कि कोण बी ए सी ये वाला कोण ज्ञात करना है और बी ई सी यानी कि ये कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये कोण दिया हुआ, तो यहाँ पर सीधे से हम लिख लेंगे ओ बी बराबर ओ सी, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि ये त्रिज्याएं हैं इसलिए बराबर होंगी, और जब ये त्रिज्याएं हैं बराबर होंगी तो इनके सामने के जो कोण हैं वो भी बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर लिख लेंगे इसलिए कोण ओ बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी ओ, यानी कि ये कोण और ये कोण बराबर हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 15 डिग्री, क्योंकि ये 15 डिग्री दिया है तो ये भी 15 डिग्री हो जाएगा। और फिर त्रिभुज ओ बी सी में अगर इन तीनों कोणों को देखा जाए तो तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा। और कोण अगर हमको निकालना हो बी ओ सी यानी कि ये कोण निकालना हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 180 माइनस कर देंगे। देखिए ये दोनों कोण यानी कि 15 डिग्री और प्लस 15 डिग्री, यानी कि ये दोनों कोण अगर जोड़ करके घटा दें 180 में से तो ये कोण हमारा निकल आएगा। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे। 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 15 दूना 30 यानी कि 30 डिग्री, और 180 में से 30 डिग्री घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 150 डिग्री, यानी कि जो ये कोण है ये हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। अब हमको निकालना ये कोण है, तो यहाँ पर देखिए ये एक वृत्त की जीवा है और एक ही जीवा द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। और यहाँ पर हमको परिधि का कोण निकालना है, तो परिधि का जो कोण है वो केंद्र के कोण का आधा होता है। तो वही यहाँ पर हम जो है फार्मूला लगा लेंगे। देखिए कोण बी ए सी बराबर हो जाएगा 1/2 कोण बी ओ सी। अब यहाँ पर बी ओ सी देखिए 150 निकाल चुके हैं, तो 1/2 और गुणे हो जाएगा 150 डिग्री। अब यहाँ पर 2 से इसको भाग कर देंगे तो 2 सत्ते 14 और 2 पंचे 10 यानी कि 75 डिग्री आ जाएगा। यानी कि कोण बी ए सी निकल आएगा 75 डिग्री, और जो है ये कोण हमारा निकल आया है। और अब हमको निकालना ये कोण है, तो देखिए ये कोण कैसे निकालेंगे। तो देखिए ये एक चक्रीय चतुर्भुज है, यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि चतुर्भुज ए बी सी ई एक, देखिए क्रम से लिखना है ए बी ई सी लिख लीजिए ई सी, एक चक्रीय चतुर्भुज है, और जब ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके जो सम्मुख कोण हैं उनका योग कितना होगा, वो 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कोण बी ए सी प्लस कोण बी ई सी
बराबर होगा 180 डिग्री के, क्योंकि सम्मुख कोणों का योग जो है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम BAC निकाल चुके हैं 75 डिग्री, तो यहाँ पर हम 75 डिग्री रख देंगे मान, और BEC हमको निकालना है। यहाँ पर देखिए प्लस रहेगा, और BEC निकालना है, तो कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर कोण BEC बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री। अब 180 में से 75 को घटाएंगे तो हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से कोण BEC यानी कि ये कोण हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। तो इस प्रकार से 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर के सारे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि इसके सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।